सभी छात्र छात्राओं को, अभिभावकगण को बाल साधना विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके अजीज, आपका परिवार और आपके सभी मिलने वाले स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखीन की इस विशाल परंपरा और वसुदेव कुटुंबकम की भावना के आधार पर इस संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की कामना करता है बाल साधना परिवार। अब मैं आज के बिंदु की बात करता हूँ। कल 2-3 बच्चों के फ़ोन आए कि सर बीच में थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो गई। इस अध्याय के पूरे होने के बाद लास्ट में वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो हम बिंदु से जुड़ते हैं और इस बिंदु के साथ हम आगामी हमारी क्लास को बढ़ाते हैं। आज छात्रों चौथी क्लास है और चौथे बिंदु का नाम है मौर्य प्रशासन। सबसे पहली बात यह आती है कि मौर्य प्रशासन की जानकारी के प्रमुख आधार स्रोत क्या हैं, कि हमें ये जानकारी मिली कि एक बहुत बड़ा प्रशासनिक राजवंश रहा है, इसका प्रशासन अच्छा रहा है। तो इसकी जानकारी के 3 आधार थे। एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखो कौटिल्य नाम क्यों, अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक थी। हाँ, इसमें व्यापारिक बंदरगाहों का अध्ययन जरूर है, लेकिन ये एक राजनीतिक पुस्तक थी। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, नीति के पंडित थे, इसलिए उनकी लिखी गई पुस्तक जो है या उनकी सोच जो है, उनका विचार जो है, वो इसके प्रशासन का मुख्य आधार था। दूसरी बात, एक मेगस्थनीज नाम का एक दार्शनिक था, साहित्यकार था, जो सेल्यूकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। एक बच्चों में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको बेहतर, ये इंडिका उसने लिखी वो वर्तमान स्वरूप में नहीं है। इस इंडिका में लिखी गई बातों को वर्तमान समय में डॉक्टर सवान बेग ये नाम का जो व्यक्ति है, उस सवान बेग की लिखी हुई जो पुस्तक है वो वर्तमान समय में मौजूद है, पहले वाली पुस्तक नहीं है। ये बात याद रखनी है। तो मेगस्थनीज की इंडिका में इसके प्रशासन की जानकारी। तीसरी चीज़, कल मैंने एक बात कही थी आपसे कि अशोक पहला भारतीय सम्राट है जिसने अपने शासना आदेशों को अभिलेखों पर खुदवाया था। अशोक पहला सम्राट है जिसने अपने शासना आदेशों को अभिलेखों पर लिखवाया था या अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाया था कि आम जनता उसके अनुसार चल सके। इसलिए उसकी प्रशासनिक कानून व्यवस्था की जानकारी का तीसरा आधार शासनादेश हैं और उनकी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। कहा जाता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। निरंकुश व प्रगतिशील, एक निरंकुश प्रगतिशील शासन का समर्थन करता है कि यह प्रगतिशील शासन था लेकिन निरंकुश था। राजा का ही कानून चलता था और राजा की व्यवस्थाएं केवल उसकी स्वेच्छा पर डिपेंड करती थी। लेकिन एक बात और यहाँ छुपी हुई है कि मौर्य जो प्रशासन है वो मौर्य प्रशासन कौटिल्य की नीति का प्रमुख आधार था। ये जो मौर्य प्रशासन है, ये प्रशासन कौटिल्य की नीति का आधार था। यानी कौटिल्य जो था ना, उसने जो कानून बनाए ना, वो इसी के आधार बने। और यही कारण है इस कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहते हैं। भारत का मैकियावली कहते हैं। अब बेटों, आप या बच्चों, आपके सामने एक बात आ गई कि सर ये मैकियावली कौन था। देखो, मेरी हर शब्द के बारे में आप पूछ सकते हो कि मैं कोई भी शब्द लिखूं, अगर उसकी जानकारी होगी तो ही आपका ज्ञान होगा, नहीं था तो रटाफिकेशन हो जाएगी। तो मैकियावली ये पुनर्जागरण काल के एक राजनीतिज्ञ थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, और उस द प्रिंस नामक पुस्तक में पहली बार इसने विश्व जगत के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लेखा जोखा तैयार किया था, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लेखा जोखा इसने दिया था। इसलिए उस मैकियावली के आधार पर इस कौटिल्य को प्राचीन भारत का मैकियावली कहा जाता है या मैकियावली के रूप से जाना जाता है। दूसरी बात, मौर्य प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी की अहम और महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो ये तो थी, लेकिन जो उच्च अधिकारी थे, मंत्री थे, उसके अलावा उसके नज़दीकी लोग थे, उनसे वो राय परामर्श किया करते थे।
इसलिए उच्च पदाधिकारियों की अहम भूमिका थी और महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजतंत्र जरूर निरंकुश था, लेकिन फिर भी राय परामर्श से काम होता था या राय परामर्श के आधार पर चलता था। और मौर्य प्रशासन एक जनप्रिय शासन था। एक याद रखना कि मौर्य प्रशासन एक जनप्रिय शासन था। क्यों? क्योंकि मौर्य प्रशासन के बारे में अशोक के शिलालेख नंबर 6, अशोक के शिलालेख नंबर 6, उसमें ये लिखा है अशोक ने कि जनता के हित से बड़ा कोई हित नहीं है। यानी मौर्य प्रशासन एक जनप्रिय प्रशासन था। क्यों था? क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य ने अपने शिलालेख नंबर 6 में ये लिखा है कि जनता के हित से बड़ा कोई हित नहीं है। इस संसार में अगर आपको कोई पुण्य करना है तो आप जनता की भलाई कीजिए या जनता की भलाई के लिए कार्य कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। प्रशासन का पहला भाग है राजा। संपूर्ण न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का प्रधान था। यानी एक बात देखिए, संपूर्ण न्याय, कोई भी न्यायिक कार्य होगा इससे बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। सैन्य व्यवस्था, जैसे आज हमारी सैन्य व्यवस्था का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, तो उस तरीके से सैन्य व्यवस्था की अंतिम कमांड उस समय राजा के पास थी। और संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, संपूर्ण प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उस संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का जो उच्चतम अधिकारी था वही राजा था। इसकी इच्छा ही कानून था। इच्छा है तो वही क्या है? कानून है। क्योंकि ये राजतंत्र है, निरंकुश है, इसलिए इच्छा ही कानून है। संपूर्ण न्याय, सैन्य व्यवस्था की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? राजा होता था। दूसरी चीज है मंत्री परिषद। मौर्य काल में प्रशासन की सहायता के लिए, यानी सहायता के लिए, सलाह के लिए या कार्य की व्यवस्था के लिए, कार्य की व्यवस्था के लिए, ये तीनों कार्यों के लिए, परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था। एक मंत्री परिषद बनाई गई थी। आज भी प्रधानमंत्री जी देख लो, सीएम महोदय देख लो, कोई भी राज्य का बनता वो अपनी मंत्री परिषद बनाता है। किसके लिए? कि प्रशासन में उसकी सहायता करे, उसको सलाह दे सके, उसकी कार्य व्यवस्था में उसका हाथ बटा सके, वर्गीकरण करते हुए कार्य को बहुत अच्छा किया जा सके। इसलिए मंत्री परिषद का गठन किया गया था। इस मंत्री परिषदों को जो नियुक्ति दी जाती थी, यानी इन मंत्रियों की जो नियुक्ति होती थी उसको एक नाम कहते थे। जैसे आज हमारे मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं तो हम कहते हैं शपथ दिलाते हैं, एक अच्छा आदमी चुनते हैं। तो उस समय नियुक्ति जो थी उसको उपदा परीक्षण कहते थे, उपदा परीक्षण कहते थे। मंत्री यूं ही नहीं बनाए जाते थे। आज की प्रशासनिक व्यवस्था देखिए आप, उसमें पढ़े लिखे हैं वो तो संतरी हैं और अनपढ़ गंवार वो मंत्री हैं। ये लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन उस समय राजतंत्र था, इसलिए जो मंत्रियों को नियुक्ति दी जाती थी, वो मंत्रियों को नियुक्ति दी जाती थी, उसको उपदा परीक्षण कहा जाता था। एक परंपरा थी जिसमें उसकी योग्यता की परीक्षा होती थी और उसकी योग्यता के अनुसार उसको पद दिया जाता था, ऐसे नहीं दिया जाता था। और यही कारण है कि विश्व के बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने कहा है कि लोकतंत्र मूर्खों का मंडल है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता चाहे कैसे भी प्रतिनिधि को भेज देती है, वही वहाँ का मसीहा बन जाता है। इसलिए मूर्खों का मंडल इसलिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ अच्छा परीक्षण होकर ही उसकी नियुक्ति की जाती थी। एक मंत्री को 12,000 पण वेतन मिलता था। ये पण रुपया, जैसे हम भारत में इसको रुपया कहते हैं, बांग्लादेश में इसको टका कहते हैं, इसको जैसे रूस के अंतर्गत इसको रूबल कहते हैं, पौंड इसको जैसे आप ब्रिटेन में कहते हैं, अमेरिका में इसको डॉलर कहते हैं। उस तरीके से अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। तो उस समय की जो मुद्रा थी उसके पण कहा जाता था। और एक आदमी को 12,000 पण वार्षिक, 12 महीने का वेतन एक मंत्री को 12,000 दिया जाता था। फिर आज हमारी मंत्री परिषद में कई तरीके के मंत्री होते हैं। अब मंत्री कई तरीके के होते हैं, तो उस समय मंत्रीण होते थे। इन मंत्रियों की भी तो कोई सहायता करेगा, एक आदमी थोड़ी है। मोदी जी थोड़ी देश चला रहे हैं, उनके अंतर गृह मंत्री भी है, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, सुरक्षा मंत्री, उप सचिव, संसदीय सचिव, तो बहुत सारे IAS भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब मिलकर चलाते हैं। तो तीसरा रूप था वो मौर्य काल का मंत्रीण था। इनके अधीन काम करते थे, वो मंत्रीण कहलाते थे। इन मंत्रिणों में विशिष्ट और उच्च अधिकारियों का समूह था। ये मंत्रीण कौन थे? एक तो विशिष्ट और दूसरी चीज प्लस विशिष्ट है और उच्च अधिकारी है। ये विशिष्ट और उच्च अधिकारियों का समूह था। उस समूह के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। तो मंत्रीण किसे कहते हैं? जो विशिष्ट
वह उच्च अधिकारियों का जो समूह था उस समूह को मंत्रिण कहा जाता था और इन सदस्यों को अमात्य, यानी मंत्रिण कौन होंगे, जो वरिष्ठ होंगे, उच्च अधिकारी होंगे, और वैसे इनके लिए एक शब्द होगा वो अमात्य होगा। जैसे हमारी मंत्रिपरिषद में ना ये कैबिनेट मंत्री है, ये राज्य मंत्री है, ये उप मंत्री है, ये गृह मंत्री है, तो ये तो हो गई मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद के अधीन जो सचिव हैं वो वरिष्ठ और उच्च अधिकारी जो सचिव आएंगे वो कहलाएंगे मंत्री, और इनके लिए एक सामूहिक शब्द होगा, उसको आप क्या कहोगे, अमात्य के नाम से इसको आप संबोधित करोगे। दूसरी बात देखिए आप यहाँ पर, और वो दूसरी बात आपकी आती है कि इसके कुछ मंत्री कौन से, तो मंत्रियों के देखो कुछ मंत्रियों के नाम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। समाहर्ता, देखो ये जो शब्द है इस पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ये समाहर्ता शब्द को कई जगह जो है वो संग्रहीता भी लिखा हुआ मिलेगा, आप इसको संग्रहीता भी लिखा हुआ मिल सकता है, समाहर्ता भी कह सकते हो। और इसका प्रमुख कार्य था राजस्व एकत्रित करना, राजस्व एकत्रित करना। आज तो खैर बहुत सारे विभाग बने हुए हैं, इनकम टैक्स अलग बना हुआ है, राजस्व के अलग, कृषि अलग है, उसके अलावा व्यापारिक क्षेत्र का राजस्व अलग है। लेकिन उस समय पूरे राजस्व का जो सर्वोच्च अधिकारी था जिसके पास एकत्रित होता था उसको समाहर्ता कहते थे, या समाहर्ता के नाम से उसको संबोधन दिया जाता था। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आती है, वो दूसरी चीज आती है प्रशासता। दूसरा जो अधिकारी था वो प्रशासता था। ये प्रशासता अधिकारी था, वो राजकीय आज्ञाओं और राजकीय कागजों को लिपिबद्ध करता था। जैसे आज मोदी जी ने कोई आदेश निकाला तो उस आदेश को लिखित में तो दिया ही जाता है कि ये आदेश ही दिनांक को ये विधेयक पारित हुआ। तो उस समय राजा कोई भी घोषणा करता या कोई भी निर्णय लिया जाता मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो ये प्रशासता नाम का जो अधिकारी होता था ये राजाओं की आज्ञा और आज्ञाओं के साथ राजकीय कागजों को लिपिबद्ध करता था। यानी ये प्रशासता जो है ये राजाओं की आज्ञाओं व राजकीय कागजों को क्या करता था, लिपिबद्ध, क्रमबद्ध करता था कि आज का ये निर्णय, कल का ये निर्णय, ये कानून होगा। फिर एक अधिकारी होगा नगरथ, यानी ये जो नगरथ नाम का जो अधिकारी था ये नगर का प्रमुख अधिकारी था। नगर का प्रमुख, जैसे आज नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, नगर परिषद में सभापति होता है, नगर निगम में मेयर होता है, तो उस तरीके से नगर में एक अधिकारी होता था जिसका नाम नगरथ था। तो नगरथ नाम के अधिकारी हुआ करते थे। फिर एक अधिकारी है प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा है भाई, ठानीय प्रतिष्ठा, ये फौजदारी न्यायालय का अध्यक्ष होता था। ये फौजदारी न्यायालय कौन से होते थे, जहाँ पर डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, मारपीट या मारने की धमकी जैसे विवाद होते हैं। हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार या हत्या जैसी धमकी देने जैसे मामले होते हैं वो फौजदारी मामले होते हैं। अगर आपको शारीरिक रूप से कोई भी क्षति पहुंचा रहा है तो वो फौजदारी होता है। और इस फौजदारी न्यायालय का जो अध्यक्ष होता है उसका नाम, या न्यायाधीश होता है, उसको प्रतिष्ठा कहा जाता है। और एक न्यायालय होता है व्यवहारिक। ये व्यवहारिक न्यायाधीश कौन होता है, जिसमें दीवानी मामले होते हैं। दीवानी मामले का अर्थ यहाँ ये नहीं है, कई बार आप गाड़ियों में देखते हो श्याम दीवानी, खाटू दीवानी, पवन दीवानी, ये दीवानी वो शब्द नहीं है। दीवानी यहाँ पर एक विवाद है संपत्ति, और संपत्ति के साथ साथ जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है कि ऐसे कुछ मामले, जो मामले हमारे अर्थ से संबंधित हो, पैसों से संबंधित विवाद हो, संपत्ति प्लस आप अर्थ कर सकते हो, पैसे कर सकते हो, इन पैसों से संबंधित जो भी विवाद होता है, 1 रुपये से लेकर आगे का कितना भी विवाद होता है उसको सुनेगा वो न्यायाधीश क्या कहलाएगा, व्यवहारिक न्यायाधीश कहलाएगा। फिर देवारिक। देवारिक कौन होता था, जैसे आज राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री भवन है, उसकी चौकसी करते हैं, सीएम भवन की करते हैं, उस पर कैसे अधिकारी होंगे, कौन कौन रक्षक होंगे, कैसे अधिकारियों की वहाँ नियुक्ति की जाए, वो देवारिक कहलाते हैं। तो उस समय राजा के जो महल होते थे, राजमहल होते थे, उसके रक्षक जो कैसे नियुक्त करेंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, राजमहलों की देखरेख कैसे की जाएगी, ये देखरेख रक्षक नियुक्त करने की जवाबदारी किसकी है, इस देवारिक नाम के अधिकारी की होती थी। एक है आटविक, आज के वन अधिकारी आप कह सकते हो। देखो पर्यावरण के प्रति मौर्य काल पहला वंश था जिसने सजगता दिखाई थी। पर्यावरण का एक अनूठा उदाहरण पेश किया था। मैं मानता हूँ कक्षा 8 में आप पढ़ के आए हो, अमृता देवी का योगदान जो बहुत बड़ा अतुल्य है, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप पढ़ के आए हो, लेकिन आटविक वो अधिकारी था उस समय जो वनों की देखरेख करता था,
वनों की देखरेख करता था, कि पर्यावरण के प्रति ये अधिकारी होना एक सजगता की निशानी था। फिर एक अधिकारी था सन्निधाता। ये सन्निधाता नाम का अधिकारी था, ये कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता जो था वो क्या था? कोषाध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष का मतलब क्या है यहाँ कि अब आप कहोगे सर सन्निधाता और समाहर्ता में अंतर क्या हो गया? ये तो समाहर्ता है, ये सन्निधाता है, आपने इसको तो किया, ये तो कर एकत्रित करेगा। और कोषाध्यक्ष क्या होगा? जैसे आज रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उर्जित पटेल, तो वो पूरे रिजर्व बैंक को, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था को वहाँ से कंट्रोल होती है, तो उस तरीके से उस सन्निधाता को कंट्रोल करता है। बच्चों मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ बीच में, कि कंपटीशन की चीज़ें बता रहा हूँ। कल मेरी और सुभाष जी की इस मामले में डिस्कस हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो कंपटीशन के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं उनका ऐसा मॉरल तैयार करो कि वो बच्चे जो अखबारों में और अन्य न्यूज चैनल हैं उनके माध्यम से भी उन चीज़ों के प्रति इफेक्टिव हो जाए जिनमें अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, उनका एक संग्रहण बनाना शुरू कर दे। इसलिए मैंने ये बात बताई है कि कोषाध्यक्ष जो है, उस कोषाध्यक्ष के अंतर्गत जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उस तरीके से होता है, और पूरा राजस्व जो अध्यक्ष एकत्रित होने के पास इसके पास चला जाता है। एक अधिकारी इसके अंतर्गत होता है नायक, और नायक को क्या कहा जाता है? सेनापति कहा जाता है। नायक को सेनापति के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर कुछ विभागाध्यक्ष बनाए गए। देखो हर विभाग का एक अध्यक्ष होता है। जैसे आप जाते हो तो राजस्व विभाग, तहसील में जाते हो तो टीआरए, डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो डीआरए, अगर आप जिला स्तर के बाहर निकलते हो आईआर होता है। जैसे हमारे ग्रामीण स्तर पर पटवारी होता है, ग्राम सेवक का पद अलग है, पटवारी का पद अलग है, तो अलग अलग काम है दोनों का। इस तरीके से कुछ विभाग बनाए। अब ये जो विभाग बनाए गए थे इस तरीके से, उन विभागों के अलग अलग अध्यक्ष बने। थोड़े से शब्द अटपटे हैं, लेकिन ये जो शब्द अटपटे हैं, इन शब्दों में कहीं न कहीं ऐसी बात झलकेगी जो आपको परीक्षा में सहायता करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो पहले आपको मैं एक शब्द बताऊं, पुण्याध्यक्ष। ये पुण्याध्यक्ष जो है, ये पुण्याध्यक्ष था व्यापार और वाणिज्य, व्यापार व वाणिज्य। जैसे हमारे यहाँ पर जो मोहर लगती है ना व्यापारिक, जैसे आज कोरोना की महामारी में जो गाड़ी के बाहर एक सूचना लिखी होती है उसको कि ये गाड़ी पास हो सकती है, पास लेते हैं, उस तरीके से पुण्याध्यक्ष की पूरी जवाबदारी व्यापार वाणिज्य थी। फिर दूसरा अध्यक्ष था लक्षणाध्यक्ष। ये लक्षणाध्यक्ष था छापाखाना। जैसे आज अखबार छपते हैं, हमारी किताबें छपती हैं, उनके विभाग में होता है। जैसे आप अपनी किताब को पलट के देखना, उस पर लास्ट में मंत्रण लिखा होगा, मुद्रण लिखा होगा कि ये कहाँ छपी है। फिर आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वीकृति किसने दी है, आपके पहले प्रश्न पर देखनी होगी। तो उस समय ऐसे छापाखाना होता था, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे? लक्षणाध्यक्ष कहते थे। फिर अगला विभाग जो है अकाराध्यक्ष होता था। ये अकाराध्यक्ष कौन सा होता था? इस अकाराध्यक्ष के अंतर्गत खान विभाग होता था। आज खान मंत्री होता है, खान विभाग होता है। तो खान विभाग जो है वो अकाराध्यक्ष, हमारा खान विभाग जो है वो उदयपुर के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, जिसको आप कहते हैं भारतीय खान एवं खनिज संधान केंद्र जो आपका है, जो वो उदयपुर में। तो अकाराध्यक्ष जो कहलाता था वो खान का था। फिर मुद्राध्यक्ष होता था। अब आप यहाँ छोड़ोगे सर ये मुद्राध्यक्ष तो पैसों से संबंधित ही तो है। नहीं भाई, ये पैसों से संबंधित नहीं है, ये पासपोर्ट से संबंधित है। जैसे मान लो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो तो आपको एक राजकीय स्वीकृति देते हैं, और उस राजकीय स्वीकृति को पासपोर्ट कहते हैं। तो पासपोर्ट विभाग ये यहाँ पर आता है। सुजाध्यक्ष कताई और बुनाई। सुजाध्यक्ष, वर्तमान समय में सूती वस्त्र मिलें चल रही हैं, कॉटन मिलें चल रही हैं। अब ये जो जितनी भी कॉटन मिलें चल रही हैं उनका एक अध्यक्ष होता है। जैसे आज के दिन सूती वस्त्र उद्योग में स्पिन फेड चल रही है, 1993 में बनी थी, जो गुलाबपुरा गंगापुरा इन मिलों को जोड़कर बनाई गई थी। तो स्पिन फेड है तो उसका एक अध्यक्ष होता है। तो सुजाध्यक्ष जो होता है वो कताई और बुनाई अध्यक्ष होता है, यानी बुनाई अध्यक्ष। आपके एक अटपटा शब्द आ गया यहाँ पर कि सर ये स्पिन फेड आपने क्या बता दिया। सूती वस्त्र मिलों का एक संगठन बनाया गया था और उसको एक जगह जोड़कर 3 श्रेष्ठ राजस्थान की मिलों को एक किया गया। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस शब्द का सहारा लिया है। बाकी आपको ये याद करना है कि जो कताई से संबंधित उद्योग होते थे उन पर कमांड करने का अध्यक्ष होता था, उसका नाम सुजाध्यक्ष होता था। फिर सन्निधाता होता था। सन्निधाता, ये जो सन्निधाता है
ये कोषाध्यक्ष था, जो पहले भी आपको मैंने बताया कि सन्निधाता कोषाध्यक्ष था। तो ये सन्निधाता थे, ये इसकी व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी मदद भी करते थे। तो ये दोनों साइड में, इस साइड में क्या करा रहा है उसको भी तो ग्रहण करेगा और इधर से भी करेगा। तो यहाँ से कोष आ रहा है और यहाँ से कोष आ रहा है, उसका पूरा अध्यक्ष जो था ये इसको बनाया गया। सीताध्यक्ष कृषि का अध्यक्ष था, सीताध्यक्ष। और सीताध्यक्ष जो था वो किससे संबंधित था? कृषि। कृषि देखो, सीता ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत खेती को कहा जाता था, और मौर्य काल में कर लिया जाता था सेतु, सब्जियों पर कर लिया जाता। आपके किताब का बिंदु नहीं है, डिटेल तो बहुत है इसमें आगे चलकर, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड के मुताबिक चला जाए तो ये चीज़ आपके नहीं है। लेकिन सेतु एक कर भी होता था, और सीताध्यक्ष जो होता था वो कृषि से संबंधित प्रमुख अध्यक्ष होता था, वो यानी जिसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है, और वो दूसरी चीज़ आती है प्रांतीय शासन। देखो भाई, प्रांतीय शासन कैसा था या प्रांतीय शासन की क्या विशेषता थी? ये जो प्रांतीय शासन है, इस प्रांतीय शासन के अंतर्गत 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 5 प्रांत। यानी मौर्य शासकों ने अपने शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या किया था कि अपने जो राज्य था उसको व्यवस्थित 5 भागों में बांटा था। जैसे आज भारत ने अपने 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, तो उन्होंने भी 5 में बांट दिया। 5 कौन कौन से? एक प्रांत बनाया उन्होंने उत्तरापंथ, दूसरा प्रांत उसने बनाया दक्षिणापंथ, दक्षिणापंथ, तीसरा प्रांत उसने बनाया अवंती, चौथा प्रांत उसने बनाया कलिंग, 5वां प्रांत उन्होंने बनाया प्राची। ये प्रांत थे। उत्तरापंथ की राजधानी रखी गई तक्षशिला। मैंने कल परसों बताया था, तक्षशिला को जो राम के वंशजों ने बसाया था, तक्षशिला एक शिक्षा केंद्र था। फिर सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी ये दक्षिणी पथ का नाम की राजधानी रखी गई। अवंती की राजधानी उज्जैन रखी गई, उज्जैन रखी गई। उसके बाद में कलिंग की राजधानी कल मैंने बताई थी भाई, 2 हैं, एक तो तौसाली और एक जोगढ़। जो दक्षिणी कलिंग है उसकी राजधानी तो जोगढ़ है, और उत्तरी कलिंग है उसकी राजधानी कौन सी है? तौसाली है। और प्राची की राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र उसकी तौसाली की क्या है? राजधानी है। ये जो प्रांत होते थे उसके अधिकारी को क्या कहते थे? उसके अधिकारी को गवर्नर कहते थे। यानी इनका जो अधिकारी है उसको क्या कहते हैं? गवर्नर। और गवर्नर के साथ उसको क्या कहा जाता है? वाइसराय भी। अब आप कहोगे सर ये तो वाइसराय ब्रिटिश काल में आया था, और भारत के वाइसराय पद का सर्जन लॉर्ड विलियम बेंटिक से हुआ था। उससे पहले लॉर्ड कैनिंग से हुआ था, जब 1857 की क्रांति हुई तब इस पद का हुआ। तो आप कहोगे कि सर इसको आप ले कहाँ से आए? फिर नहीं, ये वाइसराय एक समकक्ष शब्द है। उस समय इसको क्या कहते थे? गवर्नर कहते थे। लेकिन अभिलेखों में इसे आर्यपुत्र कहा गया। अभिलेखों में जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, अभिलेखों में इसे आर्यपुत्र कहा गया, इसे आर्यपुत्र कहा गया। जो हमारे अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों में इन्हें आर्यपुत्र कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राजा मंत्री में से करता था। अब ये गवर्नर कहाँ से नियुक्त होते थे? तो नियुक्ति तो कौन करेगा? राजा। अब राजा करेगा कहाँ से कि कहाँ से बुलाएगा? अब जैसे नरेंद्र जी मोदी ने थोड़े दिनों पहले राज्यपाल बदले, हमारे यहाँ झुंझुनू का भी एक आया, वो धनखड़ साहब हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल हुए हैं, जिसको बंगाल का राज्यपाल बनाया। तो उन्होंने पहले राजनीतिक क्षेत्र में वो सक्रिय थे, उनको आमंत्रित कर लिया राज्यपाल पद के लिए। तो राजा भी क्या करता था? मैंने अभी पढ़ाए मंत्रीण, ये जो मंत्रीण पढ़ाए थे मैंने, ये मंत्रीण में से एक को ले लेता था। जो वरिष्ठ और अधिकारी होते थे, राज प्रशासन के जो वरिष्ठतम अधिकारी थे, उन अधिकारियों में से एक को ले लेता था और उसे बना देता था। तो इसका अधिकारी मंत्रिणी में से लेता था, उसमें से लेता था। कौन लेता था? राजा लेता था। अभिलेखों में से क्या कहते हैं? आर्यपुत्र कहते हैं। और इसके अध्यक्ष को वैसे क्या कहा जाता है? गवर्नर या वाइसराय कहा जाता है। प्रांत के नीचे एक छोटा भाग होता था जिसको मंडल कहते हैं। अब मंडल जो है, कई जगह प्रांत का ही दूसरा नाम होता था या प्रांतीय इसको कहते थे। इसके अधीन होता था जिसको मंडलपति, मंडल जो पति भी है, लेकिन इसको छोटा प्रांत कहते हैं, इसलिए इसका अध्यक्ष होता था, वो प्रांतपति भी होता था। ये मंडल था वो जिलों में बटा हुआ था। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, जितनी गहराई में जाओगे शब्दों के अलग अलग, राइटरों के अलग अलग मत। अब कई जगह आप कहोगे सर मंडल और जिला एक है, बिल्कुल सही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मंडल और जिलों को अलग नहीं दिखाया गया है।
अब अगर और आप अगर भावी क्षेत्र के कुछ प्रश्न सीखना चाहो तो एक मंडल रिपोर्ट भी है, मंडल आयोग भी है, जिसके अंतर्गत ओबीसी के अंतर्गत जो गठन हुआ वो मंडल आयोग में हुआ है। काका कालेलकर की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन हुआ था, जिसकी सिफारिश को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वीकार किया था और 27% ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये जो प्रावधान जो था वो मंडल आयोग की सिफारिश के ऊपर था, वहाँ से इसके लिए 27% आरक्षण की कामना की गई थी मंडल आयोग के अंतर्गत। अब ये मंडल है वो जिलों में है, मंडलपति या जिलों का जो अधिकारी यहाँ पर होता था, इस जिले को विष भी कहते थे, अधिकारी विषपति भी कहा जाता है, विषयपति। लेकिन आपकी किताब के अंतर्गत इसको लिखा गया स्नातिक, स्थानिक आपकी पुस्तक में है। कक्षा 10 की बुक में स्नातिक है, बीए फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसके अंतर्गत इसका नाम विषपति है, जो मैंने कभी समय से कॉलेज को पढ़ाया है। और जिले केवल 10 में इसको जिला लिखा गया, बाकी फर्स्ट ईयर में इसको मंडल लिखा गया। फिर दूसरी चीज़ है, फिर 10 गांव होते थे और 10 गांवों का संगठन होता था, और 10 गांवों का संगठन होता था, उस पर एक अधिकारी होता था जिसको गोप कहते थे। 10 गांवों का एक संगठन होता था, उसको गोप कहते थे। और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया कहलाता था ग्रामिक, यानी इसका मुखिया ग्रामिक। 10 गांवों का संगठन गोप होता था, जिले का अधिकारी विषपति या स्थानिक कहते थे। मंडल था, लेकिन इसको मंडल आयोग रिपोर्ट एक अलग है, आपके जीवन के लिए बताया भी अभी याद रहे तो अभी तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बताना एक शिक्षक का फर्ज है। शिक्षक बच्चे का केवल ये नहीं चाहता कि वो कक्षा 10 का एक अच्छा स्टूडेंट बने, वो ये चाहता है कि आगे चल के एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा शिक्षक, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बने। तो उसकी भावनाएं उससे जुड़ती है, तो कुछ अच्छा बताने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं होती हैं और उसको वो चीज़ बताई जाती है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है, और वो चीज़ क्या होती है कि भाई जो हमारे नगर प्रशासन के बारे में, देखो एक बात हमने लिखी थी, मेगस्थनीज का जिक्र हमने किया था, और मेगस्थनीज जो है उसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया, नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया है, उनमें दिखाया गया कि नगर प्रशासन क्या होता था। अब नगर प्रशासन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उस समय क्या थे, 6 समितियाँ एक नगर के शासन का संचालन करती थी। कितनी समितियाँ? 6 समितियाँ। एक बात तो ये याद रखना। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5। तो कुल नगर प्रशासन चलाने वाले सदस्य कितने हो गए? 6 गुणा 5 जने कितने हो गए? 30। आपसे 4 कंपटीशन के क्वेश्चन बहुत बेहतर हो गए कि मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में किसका उल्लेख किया है? नगर प्रशासन का किया। अब उल्लेख किया तो उसमें नगर को संचालित करने के लिए कितनी समितियां थी? तो 6 समितियां थी। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। और प्रत्येक समिति में जब 5 सदस्य थे तो 6 गुणा 5 यानी 30 सदस्य उस समय क्या थे? मौजूद होते थे, जो नगर का प्रशासन चलाते थे। और ये समितियां 6 कौन कौन सी थी? एक समिति थी जो कर, कि राज्य में नगर में कर वसूल करेगी और कर क्या आना चाहिए उसके बारे में निगरानी रखेगी। दूसरे नंबर की कर है वो उद्योग। कौन कौन से तो उद्योग चल रहे हैं, उन उद्योगों को कौन चला रहा है, क्या माल बन रहा है, कितनी मात्रा में बन रहा है, कितनी इनको स्वीकृति है। तीसरे नंबर का व्यापार, व्यापार क्या हो रहा है, किन संसाधनों से दूसरे स्थानों से व्यापार हो रहा है, कौन सी चीज़ों को आयात कर रहे हैं, किन चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं, उनका लेखा जोखा रखेगी। चौथी समिति है शिल्प। ये जो शिल्प समिति है, इस शिल्प समिति के अंतर्गत क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा जो निर्माण कार्य हैं, और निर्माण कार्यों में क्या हो रहा है, कितने कच्चे भवन है, कितने पक्के भवन है, कहाँ कौन से सार्वजनिक निर्माण कार्य चल रहे हैं, इनका कार्य होगा। 5वें नंबर पर जन्म पंजीकरण। आज जन्म पंजीकरण, आज अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका पंजीकरण होता है, और एक मौत होती है उसका भी पंजीकरण होता है। जैसे अभी कोरोना में पंजीकरण हो रहा है, भारत में आज 2000 बढ़े, 2500 बढ़े, इतने पॉजिटिव हुए, इनका जो पूरा लेखा जोखा होता है। तो उस समय एक उस नगर का पूरा लेखा जोखा तैयार करती थी कि इसमें कितने लोग हैं, किस तरीके से उनका संगठन है, उसका लेखा जोखा उसके द्वारा तैयार किया जाता है। विदेशियों से संबंधित 6 नंबर की जो है वो है विदेशियों से संबंधित। आज हम किसी को वीज़ा देते हैं और उन्हें यहाँ बुलाते हैं तो
जिस तरीके से वो आते हैं तो उनका लेखा जोखा तो होता ही है। आज एयरपोर्ट पे होता है कितने यात्री आए, कितने गए, किस तरीके से आ रहे हैं। तो उस समय भी दूसरे राज्य से कोई आता था तो उसका लेखा जोखा इनके द्वारा रखा जाता था। उसके बाद में मौर्य काल का अगला बिंदु है और वो है न्यायपालिका। देखो मौर्य काल में न्यायपालिका में एक बात थी, राजा तो सबसे बड़ा न्यायाधीश था, तो राजा तो न्याय का ज्ञाता ही था कि कहने का मतलब राजा से बड़ा तो कोई न्याय करने वाला ही नहीं था। दूसरी चीज है, राजा ने अपनी सुविधा के लिए 2 न्यायालय बना रखे थे। मैंने अभी शुरू में बताया फौजदारी, जहाँ हत्या, लूट, चोरी, डकैती। मैंने देखो इस पे एक पन्ने पे आपको समझाया अभी, और उस पन्ने के ऊपर मैंने जब आपको ये बातें समझाई थी तो मैंने ये लिखा था कि न्याय व्यवस्था जो आपकी है उस न्याय व्यवस्था में देखो मैंने ये लिखा, फौजदारी में प्रदेष्टा न्यायाधीश होता था और व्यवहारिक दीवानी संपत्ति संबंधित मामले होते थे। तो 2 तरीके की न्याय व्यवस्था होती थी, एक तो होती थी फौजदारी न्यायालय और एक दीवानी। और फौजदारी मुकदमे सुनेगा वो तो कहलाएगा प्रदेष्टा, और दीवानी मामले सुनेगा वो कहलाएगा व्यवहारिक। अब ये दोनों न्यायालय और समझा देता हूँ आपको, और वो है फौजदारी न्यायालय होगा, उस फौजदारी का नाम होगा कंटक शोधक न्यायालय। कंटक को मतलब कष्ट देने वाले के विरुद्ध निर्णय लेने वाला। कंटक शोधक का मतलब है जो कष्ट देने वाला है उसके विरुद्ध जो आप काम कर रहे हो उसको कंटक शोधक कहा जाता है। अधिकारी मैंने पहले ही बता दिया, प्रदेष्टा अधिकारी होता था, न्यायाधीश होता था। दूसरा दीवानी मामले सुनने वाला न्यायालय होता था, उसको धर्मस्थली कहते थे। स्थली, कई बार देखो हमारे परिवारों में जब बिगाड़ होते हैं कि मैंने आपको 10,000 रुपये दिए थे, आपने नहीं दिए, उसने कहा मैंने तो दे दिए, तो फिर क्या कहते हैं, चल भाई तू तेरी ईमानदारी से बता दे तूने दिए कि नहीं दिए, चल भाई बता तेरे धर्म से बता। कई बार ये औरतों में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी ये घटनाएं चल रही हैं, तो अगर औरतों में झगड़ा हो जाता तो वो कहती है कि तू मेरे हाथ लगा दे, तू चल बालाजी के हाथ लगा दे, तो अलग अलग ये बात होती है। तो धर्म की बात वहाँ आती है तो वो दीवानी मामला हो जाता है कि अपने धर्म की बात आती है। और इसमें व्यवहारिक जो न्यायाधीश होते हैं, और व्यवहारिक जो न्यायाधीश होते हैं वो व्यवहारिक न्यायाधीश इसका निर्णय करते हैं, संपत्ति संबंधित विवाद होते हैं। तो ये बात यहाँ पर आती है जिसका विवरण मैं पहले भी समझा चुका हूँ। फिर अगली चीज आती है गुप्तचर। ये जो गुप्तचर है इसको गुड पुरुष कहा जाता है। गुड पुरुष क्यों कहते हैं? गुड का मतलब कि गूढ़ रहस्य है कमान, ये बात में कोई बड़ो रहस्य है। गूढ़ यानी आत्मा को रहस्य हुआ बिन गूढ़ रहस्य के। गूढ़ पुरुष को मतलब तो आदमी है, यानी जो दूसरे का गहरा रहस्य की जानकारी देते बिन गूढ़ पुरुष के, यानी दूसरों के गहरे रहस्य के बारे में बता देता है, दूसरों के गहरे रहस्य के बारे में बता देता है वो गुड पुरुष। और पुरुष तो आदमी होता ही। फिर ये 2 तरीके के गुप्तचर होते थे, एक तो होता था संस्था और एक होता था संचारा। ये 2 होते थे। संस्था और संचारा में क्या फर्क था? संस्था तो एक स्थान पर रहते हुए कार्य करेगा, एक ही जगह पर है और वहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था करेगा। जैसे उसकी नियुक्ति गुड्डा में कर दी, वो गुड्डा की सूचना देगा, सिर्फ आगे नहीं जाएगा, उसको झुंझुनों से मतलब नहीं है। और संचारा क्या होता है? ये आज झुंझुनू है, कल रेवाड़ी है, परसों सूरत है, उससे अगले दिन ये भरतपुर है, उससे अगले दिन चित्तौड़गढ़ है, उससे अगले दिन भीलवाड़ा, यानी घूमते हुए तो संचारा है, और एक जगह रह के तो संस्था गुप्तचर होते हैं। ये उस समय जासूसी करते थे। मैंने इस अध्ययन के शुरू में बता दिया था, मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक भारत की पहली जासूसी पुस्तक है। यानी मुद्रा राक्षस नाम की जो पुस्तक है वो भारत की पहली जासूसी पुस्तक है, इसलिए यहाँ पर इस जासूसी व्यवस्था का भी जिक्र दिया गया। मौर्य काल की सेना के बारे में पढ़ा जाए। मौर्य काल में चतुर्गिणी सेना होती थी। आपने कभी महाभारत देखा हो तो चतुर्गिणी सेना का नाम का उल्लेख हुआ है, नारायण सेना का हुआ। चतुर्रंगी सेना किसे कहते थे? कि चतुर्रंगी सेना जिसमें 4 तरीके की सेना होती थी। एक तो होती थी अस्थि सेना, दूसरी होती थी अश्व सेना, तीसरी होती थी रथ सेना, और चौथी होती थी पैदल सेना। आज हमने इसका रूप बदल दिया। आज हमारे पास है वायुसेना, वायुसेना के साथ है जल सेना, और यानी कि थल सेना। ये आज हमने इसके अलग रूप बना दिए। फिर भी हमारे प्रशासन ने इनमें भी जैसे CRPF बना दिया, BSF बना दिया, CISF बना दिया, ये कुछ ऐसे अलग अलग विभाग बना दिए। उस तरीके से ये विभाग हुआ करते थे। तो ये उस समय की सेना होती थी। मौर्यकालीन सामाजिक जीवन, लास्ट बिंदु है इस प्रशासन का, सामाजिक जीवन। तो मौर्यकालीन प्रशासन का जो सामाजिक जीवन है, वर्ण व्यवस्था व्यवस्थित रूप से थी।
पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। हमारी ऋग्वेद की पुस्तक है, उसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और 10वें मंडल में कहा गया है कि साक्षात्कार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ये ब्राह्मण जितनी भी जाति हैं, ये साक्षात्कार ब्रह्मा के मुख से बने। साक्षात्कार ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, और साक्षात्कार ब्रह्मा की भुजा के बाद जंगा से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। चारों के अलग अलग काम है। ब्राह्मण का काम विद्यादान है, क्षत्रिय का काम राज करना है, वैश्य का काम व्यापार करना, और शूद्र का काम सेवा करना है। तो उस समय ये चारों वर्ण मौजूद थे। दूसरी, यहाँ पर शूद्रों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था कौटिल्य ने, क्योंकि आधार तो कौटिल्य ही है, तो शूद्रों के लिए कौटिल्य ने कर्षक शब्द का प्रयोग किया। अब ये किसान वाला शब्द नहीं है भाई, कर्षक किसान को कहते हैं, लेकिन खेती भी तो एक सेवा है, खेती भी तो एक सेवा का ही काम है। क्योंकि ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है कि अन्न पैदा करना सबसे बड़ा व्रत है। अन्न पैदा करना दुनिया का सबसे धर्मांत काम है, सबसे बड़ा व्रत है। बहुत सारे बच्चे मेरे यूट्यूब पर जुड़े हुए, उनके परिवार, समाज, कहीं न कहीं रिश्तेदार कोई न कोई खेती से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि आज हमारी हिंदू संस्कृति जो है वो धर्म के प्रति काफ़ी समर्पित रही है। फिर दूसरी बात है कि उस समय दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख जरूर किया। कौटिल्य ने ये बात जरूर कही है, कौटिल्य ने कि दास 9 प्रकार के थे, लेकिन यहाँ दासों का ऐसा उल्लेख नहीं हुआ है। उसके अलावा कि भाई 9 प्रकार तो बता दिए, लेकिन उसके आगे कोई उल्लेख नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन समाज में कौन कौन से वर्ग थे? दार्शनिक। ये दार्शनिक कौन थे? आप हमें कह सकते हो जो पढ़े लिखे होते थे, शिक्षा देने वाले होते थे, साधु संत भी इसमें आते थे। जैसे किसान खेती करने वाला होता था, सैनिक सेना में कार्य कर देश की रक्षा करने वाला था, योद्धा युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति था, अहीर था, गवाले, उसके अलावा निरीक्षक, निरीक्षक के अलावा वणिक, वणिक के अलावा शिल्प कारीगर, ये उस समय होते थे। जिसका जैसा पैसा था वही जाति थी। जो दार्शनिक शिक्षा दी, खेती की तो किसान, सेवा की तो सैनिक, युद्ध लड़ने वाला सेनापति योद्धा, अहीर एक जाति जो यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भी काफ़ी प्रिय जाति रही है, गवाले गायों को रखने वाले, निरीक्षक कार्यों के निरीक्षण करने वाले, वणिक व्यापारी, और शिल्प कारीगर यानी ये कार्य करने वाले जो होते थे ये समाज में होते थे। लेकिन यहाँ स्त्रियों के लिए 3 शब्द प्रयोग हुए। एक तो जो भी स्त्री थी वो वेश्या होती थी, उसको रूपा जीवा कहते थे। यानी मौर्य काल में एक बात था कि ये वेश्या कौन होती थी? जो अपने चरित्र और नैतिक स्तर का पतन कर देती थी वो वेश्या होती थी, जिसका कोई चरित्र नहीं होता था, कोई नैतिक उत्थान नहीं होता था, कोई मर्यादा नहीं होती थी, और उसको रूपा जीवा कहते थे। इसके लिए एक शब्द और भी यहाँ पर आएगा, गणिकाई। गणिकाई शब्द का भी यहाँ पर क्या हुआ है? उल्लेख हुआ, तो ये नाम भी यहाँ पर आता है। उस समय क्या होता था, जो स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती थी उसको अनिष्कासनी कहते थे, यानी घर में रहते थे, अनिकासनी कहते थे, कासनी कहते हैं। तो अनिष्कासनी उसको कहा जाता है जो स्त्री घर से बाहर ही नहीं निकल रही है, उसको अनिष्कासनी कहते हैं। आज भी देख लो बहुत सारे परिवारों में, और ये कारण है, देखो स्त्री जो इस जगत और इस जहान की जननी है उसका बहुत अपमान हुआ है। क्योंकि जब स्त्री को केवल हम एक साधारण रूप में पढ़ते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने वजूद, अपने शरीर को देखते हो तब पता लगता है कि जननी और स्त्री का क्या योगदान। तो घर से नहीं निकलती है, अनिष्कासनी है, वेश्या है तो उसको गणिका कहते हैं, स्वतंत्र वेश्या तो रूपा जीवा कहते हैं। और स्त्रियों का सम्मानजनक वैसे व्यवहार था। कोई भी सामाजिक समारोह होते थे, जैसे विवाह होते थे, आज के रात्रि जुगे होते थे, स्वामणी होती थी, कोई भी सामाजिक समारोह था उसको प्रवाहन कहा जाता था। प्रवाहन ये सामाजिक समारोह होते थे। आज के जितने समारोह उनको तो आप कहते हैं आज विवाह है, आज स्वामणी है, कोई भी मान लो ओकेजन होता था उस समय, यानी कि वहाँ पर प्रवाहन कहा जाता था। आजकल क्या होता था, पहले कई दान की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यानी पहले ब्राह्मणों को जो दान में दी जाती जगह थी उसको ब्राहोदय कहते हैं। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको ब्राहोदय कहा जाता था, जो ब्राह्मणों को दे दी जाती थी। इसको अगले चैप्टर में जब गुप्तकाल तो अग्रहार पढ़ोगे, इसको अग्रहार कहा जाता है, अग्रहार के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके साथ आपका मौर्य प्रशासन हो गया कंप्लीट। लेकिन कल वाली जो टेक्निकल मिस्टेक थी, एक बार मैं उसको पुनः समझाऊंगा आपसे और उसे अब क्लियर करूंगा आपके साथ, फिर हम कुछ चर्चाएं और करेंगे। तो देखिए बच्चों, कल मैंने एक बात बताई कि आपने 2-3 से भी ज़्यादा कॉल आए
और शुक्रगुजार हैं कि हमारे बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं इस विद्यालय परिवार की ओर से। आपने ये कहा मुझे फ़ोन पे कि सर मन जो शब्द का उल्लेख किया आपने कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक मौर्य का मन परिवर्तन हो गया। ये नाम उसमें स्पष्ट है कि उसने किसी का धड़ कटा हुआ, किसी का सर कटा हुआ, किसी की गर्दन कटी हुई, और जब दुआएं दे बद दुआएं दे रहे थे तो उसका परिवर्तन हो गया। उसने रण घोष की जगह भरी घोष का नारा दिया। रण घोष का मतलब होता है विद विजय और भरी घोष का नारा होता है धर्म विजय। तो उसने धर्म विजय का नारा दिया। अब क्या हुआ कि सम्राट अशोक मौर्य का मन बदल गया। तो उसने क्या किया कि इस पाप को कैसे दूं, तो पाप को कैसे दूं, तो बुद्धिजीवियों ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दान दो, दया का भाव रखो, और आप धर्म क्षेत्र हैं जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल हैं उनकी यात्रा करो। तो उसने क्या किया, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, उसमें आप देखेंगे थोड़ा मेरा समझाया हुआ वो पन्ना जरूर जो पृष्ठ जो है वो लगा हुआ है। 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की, महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल था। 12वें वर्ष उसने नीलिंगा सागर की यात्रा की, और जब यहाँ पर उसने इस क्षेत्र की यात्रा की, ये भी उसके धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ था, उसकी यात्रा की। उसने 20वें वर्ष लुम्बिनी जो यानी कि नेपाल में है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, कपिल वस्तु भी दिया हुआ मिलता है, लुम्बिनी है, उसकी यात्रा की। अब जब यहाँ गए हो तो वहाँ पर कर बहुत ज़्यादा था। उस समय किसानों से 1/8 कर लिया जाता था। उसने क्या किया, अपनी इस धर्म यात्रा को एक यादगार बनाने के लिए उसने 1/8 कर को घटाकर कितना कर दिया, 1/6 कर दिया। एक तो ये काम किया उसने। 3 काम ऐसे किए, यहाँ पर एक स्तंभ बनवा दिया, यहाँ पर एक क्या बना दी, दीवार बना दी, जो यानी अपनी यादगार के लिए, और इसमें स्तंभ निर्माण में दीवार निर्माण के माध्यम से लोगों को रोजगार दे दिया। तो इसलिए उसने अपना पाप धोने के लिए उसने किया। फिर सम्राट अशोक मौर्य ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। देवनाम प्रिय की उपाधि मौर्य काल में केवल 2 ही शासकों ने धारण की है। एक तो देवनाम प्रिय की है अशोक ने, और दूसरी जो की है वो अशोक के पुत्र दशरथ ने की है। ये अशोक का कौन था, पुत्र था। उस पुत्र दशरथ ने ग्रहण की है या अशोक ने की है। इन दोनों के अलावा देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की है, वो तो देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की है श्रीलंका के राजा थे, और श्रीलंका के राजा थे तिस्त। उसने की थी क्यों, क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य के क्या थे, परम मित्र थे। फिर दूसरी बात है, देवनाम प्रिय के अलावा देवनाम दस्ती भी एक उपाधि है। देवनाम दस्ती की उपाधि भी सम्राट अशोक मौर्य जो है उसने ग्रहण की थी। लेकिन इन बातों का जिक्र भी अभिलेखों में दिया गया, और ये जो 3 बातें उसने जब धार्मिक यात्राएं की हैं, तो उन धार्मिक यात्राओं में जो तीसरे नंबर की धार्मिक यात्रा है रुंद, जिसका उल्लेख रुंदमयी शिलालेख में मिला है, और ये रुंदमयी शिलालेख है, ये भारत का एकमात्र धार्मिक वो आर्थिक शिलालेख है। यानी ये एकमात्र क्या है, आर्थिक शिलालेख है। तो इस आर्थिक शिलालेख के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका आर्थिक शिला में रुंदमयी शिलालेख होगा। अब आपकी पुस्तक में 3 टॉपिक छोटे छोटे दिए हुए हैं, और उन तीनों टॉपिकों में केवल कभी कभार नोटाई पूछता है, क्योंकि उसमें डिटेल नहीं दी हुई है। क्योंकि मौर्य वंश का अंतिम राजा था वर्धर्त। ये वर्धर्त राजा था। इसको बुलाया सेना के परीक्षण के लिए, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। ये इसका सेनापति था। उसने मौका पाके उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और 184 ईसा पूर्व में एक नया वंश स्थापित कर दिया। उस वंश का नाम हो गया शुंग वंश। एक बात ये होगी, इस शुंग वंश के प्रसिद्ध राजा हुए पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था, उसका नाम था पंतंजलि। ये पंतंजलि कौन है, जैसे आप गुड्डा आते हो, कहीं भी जाते हो तो आप पंतंजलि आरोग्य के अंदर लिखा हुआ मिलते हो। बाबा रामदेव की जो जितनी भी औषधियाँ, जितनी भी मेडिसिन चल रहे हैं वो पंतंजलि के नाम से चल रहे हैं। ये इसी का पुरोहित था। और इस पंतंजलि ने जो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, जब कोई राजा अपनी शक्ति का परिचय लेना चाहता है तो वो वहाँ पर अपना घोड़ा छोड़ता है, और जो पकड़ लेता है उसको युद्ध करना पड़ता है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, और दोनों अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, पंतंजलि इसका प्रधान पुरोहित था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की। इसके बाद में कण्व वंश विकसित हुआ। कण्व वंश के बाद में जो विकसित हुआ उसका नाम है सातवाहन वंश। इन दोनों के केवल
ये एक व्यवहारिक छोटे प्रश्न दिए हुए हैं और सातवां मंच की कुछ स्टेपें हैं जो समझानी पड़ेंगी, जो अगले में समझाएंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये 5-7 मिनट का टॉपिक उसमें बता के फिर नया टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे गुप्त काल। तो ये आपका टॉपिक था। मैं जहाँ तक सोचता हूँ बच्चों आपके ये चीज़ स्टडी की हुई चीज़ें पूरी समझ में आ रही। आप एक समझदार और कुशल और अच्छे परिवारों से बिलोंग करते हैं और आपका परम सौभाग्य है आप राजस्थान जैसी पावन भूमि और झुंझुनू जैसी शिक्षा नगरी के हिस्से हैं। तो आप बहुत बेहतरीन चीज़ों को समझते हो। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लाइक कर और इसमें जितनी भी कमियां हैं उसको बिना किसी हिचकिचाहट के आप वापस मेरे तक पहुंचाओ, जिनमें हम सुधार करें और आगे आने वाले और वर्तमान छात्रों का भला हो सके। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मेरे और मेरे विद्यालय परिवार की ढेर सारी आपके परिवार को शुभकामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके रिश्तेदार सब कुशल रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें। बाल साधना विद्यालय परिवार कल भी आपके लिए समर्पित था, आज भी आपके लिए समर्पित है। अनुशासन की दहलीज पर एक नए आयाम की ओर हमेशा बच्चों का स्वर्णिम विकास करने के लिए तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।